ओके, तो आज के एपिसोड में बात करेंगे एसबीआई के रिक्रूटमेंट के बारे में। क्लर्क का आपको पता होगा कि क्लर्क की नोटिफिकेशन हाल में ही आई थी और उसका जो अनाउंसमेंट भी है वो मेंशन कर दिया गया था। हाँ, उसकी मैंने डिटेल नोटिफिकेशन नहीं पढ़ी थी क्योंकि उस दिन कोई और काम था, लेकिन आज अभी रात में अभी मैं फ्री हूँ, तो ये जो पीओ की नोटिफिकेशन पूरी आई है इसको डिटेल में समझेंगे, सही है, और देखेंगे कि क्या चेंजेस हुए हैं। ठीक है, वैकेंसी कितनी है, कितनी एक्सपेक्टेड थी, सबके बारे में बात होगी बड़े आराम से, बड़े प्यार से। चलो, तो अगर आपको खुद से पर्सनली चेक करना है तो आपको एस बी आई कैरियर्स की वेबसाइट पे आना है। अगर इतना भी आपको मतलब टेंशन है तो आप सिंपल एक गूगल कर लेना, क्योंकि आज तो ट्रेंडिंग में है, तो आपको ऊपर ही ये मेंशन हुआ हुआ दिख जाएगा। उसके बाद अगर आप ऐसे किसी पेज पे लैंड होते हो जिसमें मेंशन नहीं है या ये पुराना वाला मेंशन है, तो आपको ये लेटेस्ट अनाउंसमेंट का टैग दिखेगा यहाँ टॉप राइट में, उस पर आपको क्लिक करना है और आपको यहीं पे इनकी जो एडवर्टीजमेंट्स वगैरह हैं वो दिख जाएंगी। ठीक है, तो सबसे पहली ही अगर इस पर आप आओगे, ये तो बहुत पीछे स्क्रॉल हुआ हुआ चला गया, लेकिन इसकी सबसे पहले वाली पे ही आपको मिल जाएगा एस बी आई पी ओ का जो आज का नोटिफिकेशन है। ठीक है, ये आज के लिए सिर्फ इंग्लिश में आया है, लेकिन ये अगर आप क्लर्क वाला देखते हो तो ये आपको इंग्लिश हिंदी दोनों में मिल जाएगा। कोई बात नहीं, इंग्लिश में ही पढ़ लेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो तो आपने पढ़ ली होगी, एप्लीकेशन डेट। चल, आ गए हैं ये मेन एड, आप देख सकते हो डिटेल्ड एडवर्टीजमेंट 27/12 यानी आज की डेट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लोगो वगैरह है, ये सारे, इन सारी चीज़ों पे इग्नोर करो। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो कि जो रिक्रूटमेंट होने वाला है प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ का, वो उसकी एप्लीकेशन डेट क्या है, वो रहेगी आपकी 27 दिसंबर से 16 जनवरी। ठीक है, आपको 15 जनवरी वगैरह का वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे जो भी फेस्टिवल वगैरह है उसमें आप उलझ के रह जाओगे, इग्नोर करो उसको, आप पहले ही फिलअप कर लो। हाँ, अगर आपको थोड़े टाइम और रुकना है कि भाई कोई चैनल आपको फॉर्म फिलअप की पूरी टेक्निक बता देगा, जो उसमें चीज़ें होती हैं, फ़ोटो कैसा होना चाहिए, सिग्नेचर कैसा होना चाहिए, और अगर कोई लाइव फ़ोटो वगैरह की रिक्वायरमेंट है जिस तरह की अगर आपने IPPS वगैरह के फॉर्म में देखा था, वो नोटिस करने के लिए ऑफकोर्स आप रुक सकते हो। या अगर अभी आप न्यू ईयर के लिए अपने घर गए हुए हो, कहीं बाहर हो, तो आप कुछ दिन रुक सकते हो, लेकिन लास्ट डेट तक वेट मत करना। ठीक है, ये फॉर्म सिर्फ ऑनलाइन मोड में होगा और आपको हार्ड कॉपी भेजने की कहीं भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पुराने ज़माने का ये सब होता था। दूसरा पॉइंट है कि अपना ईमेल आईडी वगैरह और मोबाइल जो है वो अभी से लेके रिक्रूटमेंट तक ये दोनों चीज़ें एक्टिव हालत में आपकी होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी अपडेट या आपको मोबाइल पे या ईमेल पे या दोनों जगह भेजा जाएगा। तो अपना जो प्राइमरी मोबाइल नंबर है और ईमेल आईडी दोनों बहुत अच्छे से चूज़ करना, और उसको आपके रिक्रूटमेंट तक चेंज करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। क्लैरिटी है, सब कुछ सही होना चाहिए, ये सब इन्होंने बताया है। अगर आप कुछ भी रिक्वेस्ट करते हो चेंज करने के लिए, तो आपको कोई भी कॉरस्पॉन्डेंस जो है वो इंटरटेन नहीं की जाएगी। इसका हिंदी का मतलब होता है कि आपको कुछ भी सुनी नहीं जाएगी, आपको निकाल दिया जाएगा। ठीक है, ये उन्होंने अपनी वेबसाइट मेंशन कर दी है, तो यहाँ पे आप वेबसाइट देख सकते हो। कॉल लेटर वगैरह जो भी आएगा वो सब आपको वेबसाइट से डाउनलोड करना है, आपको कोई भी हार्ड कॉपी कहीं नहीं भेजी जाएगी। क्लैरिटी है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इन्होंने बोल्ड भी कर दिया है कि आप जब अप्लाई कर रहे हो तो आप ये देख लो कि आप 100% एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए या नहीं, क्योंकि अगर आप एलिजिबल नहीं होगे तो आपका फाइनल सिलेक्शन होने के बाद भी आपको कोई भी पोस्ट नहीं दी जाएगी, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब उतनी सारी आपकी जो मेहनत है, सब कुछ है, वो एक तरह से वेस्ट चला जाएगा। इसके अलावा अगर आपने अभी SSC का कुछ फॉलो किया है, अगर आप देखते हो तो आपने उसमें देखा कि किस तरह से प्रॉब्लम्स हुए हैं, कांड हुए हैं, और लोग जाके दूसरों की भी, जो बेचारे एलिजिबल बच्चे होते हैं, उनकी भी कट ऑफ वो इंक्रीज़ कर देते हैं। यहाँ पे सिर्फ बच्चों की गलती नहीं है, बहुत सारे बच्चे होते हैं जो प्रैक्टिस के लिए अपने फाइनल ईयर और ग्रेजुएशन में इस तरह के एग्जाम्स देते हैं। ये पूरी तरह से बोर्ड की गलती है, जो अनएलिजिबल बच्चों को भी सिलेक्शन प्रोसेस में आगे बढ़ा देते हैं। खैर, प्रिंट आउट वगैरह सब कुछ लेना के सेव रखने की ज़रूरत है अपने पास। ठीक है, मतलब अपने पास हार्ड कॉपी। ये जो एग्ज़ाम होगा ये 3 फेजेज़ में होगा, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3। अगर हम लोग चेंज करके बोले तो प्री एग्ज़ाम होगा, एक मेंस होगा, और लास्ट में आपका इंटरव्यू, ग्रुप एक्सरसाइजेज, ये इस तरह के एग्ज़ाम होंगे। साइकोमेट्रिक टेस्ट भी इसमें एक होता है। ठीक है, वो क्या होता है वो भी आगे डिटेल नोटिफिकेशन है तो आपको पता चलेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो किसी भी स्टेज में हो सकता है प्री के बाद, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो रेगुलर पैटर्न चला आ रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबसे लास्ट स्टेप होता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। प्री के बाद कभी भी हो सकता है। क्लियर है? इसके बाद जो भी इंटरव्यू के टाइम पे अगर आप जाते हो तो कोई भी जो आपके ऊपर केस अगर है, आजकल छोटी छोटी बातों पे भी कुछ हो जाता है, तो कुछ भी नहीं रहना चाहिए। सारा पेंडिंग केसेस जो है वो क्लियर्ड होना चाहिए। ठीक है, कोई भी आपके ऊपर क्रिमिनल, नॉन क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पे मेंशन नहीं है, लेकिन सिबिल स्कोर भी, ठीक है, आपने सुना होगा एक चीज़ होती है क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर,
सब की तो इस चैनल पे आपको वीडियोस दिखी भी होंगी, क्रेडिट कार्ड रिलेटेड या तीनों ही सिबिल, एक्सपीरियंस, क्रिप्स स्कोर रिलेटेड वीडियोस, वो भी आपका सही होना चाहिए, ठीक है। आप डिफ़ॉल्टर नहीं होने चाहिए। सही होने का क्या मतलब है? तो सही होने का मतलब आप मान के चल लो कि आपका 600 प्लस, 650 प्लस ऐसा कुछ भी स्कोर रहेगा, तो इस केस में अच्छा माना जाता है। कैंडिडेट सिर्फ एक ही एप्लीकेशन सबमिट करे अपने पर्सनल डिटेल्स के साथ, एक से ज़्यादा सबमिशन ना करे। अगर वो करता है, ठीक है, और वो मैच कर जाती हैं डिटेल्स, तो जो उसका लेटेस्ट सबमिशन होगा, ठीक है, मतलब लास्ट सबमिटेड, वही फाइनल माना जाएगा। क्लियर है? और जो फ़ी होगी वो आपको दोनों बार की लगेगी और कुछ भी वापस नहीं होगा। तो वो भी क्लियर रखो भाई, इसमें 800 रुपये की फ़ीस होती है। हाँ, 750 प्लस मुझे लगता है जीएसटी लगती है एक्स्ट्रा, तो 750 प्लस जीएसटी। और अगर आप यूपीआई से पे नहीं करते हो, डेबिट क्रेडिट कार्ड से पे करते हो, तो फिर कुछ 1-1.5% के चार्जेस वहाँ भी लगते ही हैं, ठीक है। कॉल लेटर जो है ये आपका कलेक्ट नहीं किया जाएगा प्री एग्ज़ाम का, आपको सेव करके रखना है अपने पास, ठीक है। प्री का भी, मेंस का भी, सबका कॉल लेटर सेव करके रखना है। वो एक तरह से मान लो आप आगे चल के वो एक तरह से प्रूफ में काम आएगा कि इस सेंटर पे गए थे, इस ये सब आपका प्रूफ है, क्योंकि उस पर सिग्नेचर होता है ना इन्विजिलेटर का, और स्टैम्प वगैरह भी होता है, आपका थंब इम्प्रेशन होता है। तो आपको कहीं भी फेंकना वेकना नहीं है, ना जमा करना है, वो सब आपके पास आपकी अमानत की तरह आप संभाल के रखो पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने तक, ठीक है। अगर आप कहीं नौकरी करते हो तो इस नौकरी में फाइनल सेलेक्ट होने से जस्ट पहले आपको रिलीविंग सर्टिफिकेट अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर से दिखाना होगा। सिंपल कर देते हैं, मान लो आज की डेट में आप अमेजोन में काम कर रहे हो, ठीक है। अगर आप कल को एसबीआई में, कल आपकी डेट आ गई है सिलेक्शन की फाइनल, तो आपको उससे पहले ही अमेजोन से रिलीविंग लेटर ले लेना होगा कि भाई ठीक है, मेरा सारा जो प्रोसेस था इस कंपनी में वो ख़त्म हो चुका है, मेरा जो टर्मिनेशन होना था, रिजिग्नेशन होना था, सबकी प्रोसेस जो है वो 100% कंप्लीट हो गई है, वो आपको वहाँ पे दिखाना होगा। क्लियर है? सिबिल, अच्छा सिबिल यहाँ पे पॉइंट मेंशन है, तो मैंने जो बताया वो क्लियर रखना कि ऑन और बिफोर डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है। आप कुछ बैंक से लेते हो या एनबीएफसीज वगैरह से भी लोन लेते हो, वो भी सिबिल वगैरह में शो होती हैं, वही बताया हुआ है, उतना कोई चिंता की बात नहीं है। अपना स्कोर चेक करें ना, फ्री के ऐप्स आते हैं आजकल, तो मैं जो यूज़ करता हूँ वन स्कोर है, ऑफकोर्स ईजी है, सिंपल है, सामने सामने सब शो हो जाता है, और आपको वहाँ पर आपके स्कोर्स जो है वो मिल जाएंगे। ओबीसी रिजर्वेशन की बात यहाँ पे की गई है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो नॉन क्रीमी लेयर पे ही अप्लाई होगा। ये खैर बहुत सालों से चला आ रहा है, लेकिन फिर भी इन्होंने मेंशन करना ज़रूरी समझा। अगर आप क्रीमी लेयर में आते हो, फाइनेंशियल बेसिस पे ये डिवाइड होता है क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर, तो आपको कोई भी जो है वो रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। आप जनरल कैटेगरी के कट ऑफ्स पे ही एप्लीकेबल होगा आपका रिजल्ट, ठीक है। देखो, सर्टिफिकेट जो आपको चाहिए, ठीक है, वो आपको चाहिए 1 अप्रैल 2024, ठीक है। उसका या उसके बाद का ऑन और आफ्टर, तो आप ये काफ़ी टाइम मिल गया, क्योंकि 1 अप्रैल से आपने और भी अगर किसी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया होगा तो ज़रूर आपने वो सर्टिफिकेट जो है वो बनवाया होगा। ऐसे भी करंट ईयर का ही, किसी भी एग्ज़ाम के लिए करंट ईयर का ही जो है वो एप्लीकेबल होता है, मान्य होता है। तो आपने अगर आईबीपीएस वगैरह का भी एग्ज़ाम दिया है लास्ट 3 महीने पहले, तो उसके लिए भी आपने रिसेंटली बनवाया होगा, तो वो जो है वो एप्लीकेबल रहेगा। एज की भी इस बार अगर एज मेंशन है तो दिखाओ, ये एज में भी ना 2024 को कंसिडर किया गया है, तो इस तरह का नहीं है कि सब कुछ 2025 पे शिफ्ट कर दिया गया है जिस तरह से लोग डर रहे थे, तो ये एक अच्छी बात रही यहाँ पे। अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आपको रिजर्वेशन लेनी है, ईडब्ल्यूएस मतलब होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है, जो भी थोड़ा कम कमाते हैं, ठीक है, इकोनॉमिकली वीक हैं, तो उनके लिए भी आजकल कैटेगरी होती है। तो उसमें भी आपके पास जो फॉर्मेट है वो 23-24 का ही होना चाहिए, मतलब फाइनेंशियल ईयर 23-24 का होना चाहिए, ठीक है। अगर आप ये नहीं दे पाते हो इंटरव्यू के टाइम पे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो आपको वहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ों का बात ध्यान रखो। ऐसे तो आपने मल्टीपल एग्जाम्स ऑफकोर्स इस साल दिए होंगे, तो आपको ये सारी चीज़ों का ऐसे भी आइडिया लग गया होगा बार बार वीडियोज़ वगैरह में सुन के, है ना। और SC/ST की बात अब कर लेते हैं। तो SC/ST का जो सर्टिफिकेट है, फिर से वो भी जो है वो लेटेस्ट होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं उसको, कि आप किस कास्ट वगैरह से बिलोंग करते हो और वो SC/ST में इंक्लूडेड है या नहीं, वो उस तरफ से मेंशन रहता है, आपका नाम वगैरह वगैरह कोई डिटेल्स। तो वो जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए इस रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाने के लिए। अगर आप नहीं दे पाते हो इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वो सर्टिफिकेट, तो फिर से आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। आप सेलेक्ट होकर भी वेस्ट हो जाएगा आपका साल। तो सब कुछ 2024 का बनवा लो, लेटेस्ट बनवा लो, आपके ही काम आएगा।
लास्ट जो है वो PWD है, उसके बाद वैकेंसीज पे चलते हैं। PWD होता है जो है ना स्पेशल एबिलिटी, है ना, दिव्यांगजन बोलते हैं। तो पर्सन विद डिसेबिलिटी जो है, ठीक है, वो है उनके पास भी जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी लिखा है। अब मुझे आइडिया नहीं है कि भाई इस केस में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होते हैं। अगर एक रफ आइडिया लगाया जाए तो हो सकता है कि कोई सरकारी डॉक्टर होता हो इसका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, क्योंकि सरकारी डॉक्टर तो चलते हैं ना, मतलब उनके पास अपना स्टैम्प वगैरह भी होता है। तो वो जो PWD सर्टिफिकेट अगर आपको दे देते हैं, या शायद आप ये सब काम मतलब यूजुअली ऐसे जिला अधिकारी, ब्लॉक अधिकारी, BDO वगैरह जो बोलते हैं ना, उनके ऑफिस से भी शायद मिलता होगा, तो वो आपको चेक करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे आप ये चेक कर सकते हो कि आपको ये सर्टिफिकेट कहाँ से मिलता है, और फिर आपको ये ले लेना है। ये जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, ये आपके पास लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन से पहले का होना चाहिए, यानी 16 जनवरी। ठीक है, आपने स्टार्टिंग में ही देखा होगा कि डेट जो है वो 16 जनवरी की है लास्ट, तो उससे पहले का आपके पास ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, अगर ये आप सेम है कि अगर आप फेल कर जाते हो ये प्रोड्यूस करने के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और इंटरव्यू के टाइम पे, तो आपको फिर से रिजेक्ट कर दिया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन किसी भी इंसान के लिए आपके सारे फॉर्म और आपके दिए हुए सारे जो भी इंटरव्यू वगैरह में सर्टिफिकेट्स होंगे सब कुछ मैच करना चाहिए। तो फॉर्म भी बड़े ध्यान से भरना, इसलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपको 27 से ही भरने का फॉर्म जरूरत नहीं है। आप आराम से 2-3 दिन वेट कर सकते हो कि जब आपको कोई रिलायबल सोर्स फॉर्म भरने का पूरा तरीका अच्छे से समझा दे, उसके बाद आप आराम से फॉर्म भर सकते हो। ये तो वैसे भी नेशनल बेसिस का एग्जाम होता है, इसमें स्टेट वाइज कुछ लेना देना है नहीं, तो आप रिलैक्स रह सकते हो उस मामले में। वैकेंसीज पे आ जाते हैं। यहाँ मैं थोड़ी सी आपको जो बोलते हैं ना कड़वी बात एक बोलूँगा, इसमें का रिजर्वेशन से कोई लेना देना नहीं है इस बात का। पिछली वीडियोस में कमेंट आते थे, लेकिन उन चीज़ों को मैं भी इग्नोर करता हूँ, आप भी इग्नोर करो। खैर, पहले वैकेंसी देख लेते हैं, उसके बाद वो बात मैं आपको उससे शेयर करता हूँ। देखो, यहाँ पे आपकी जो टोटल वैकेंसीज आई हैं ये रेगुलर और बैकलॉग वैकेंसीज में आई हैं। बैकलॉग वैकेंसी के लिए भी आप एलिजिबल हुए। बैकलॉग वैकेंसीज बेसिकली होती हैं कि पिछले साल की जो रिक्रूटमेंट थी उसमें क्या रह गया। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज देख लेते हैं, उसके बाद PWD की देख लेंगे। SC के आपके पास 87 वैकेंसीज हैं, ठीक है, शेड्यूल्ड कास्ट की। ST की आपके पास 43 वैकेंसीज हैं रेगुलर में, और बैकलॉग में आपके पास 14 वैकेंसीज हैं। टोटल वैकेंसी बन जाती है 57। OBC यहाँ पे फिर से मैं बता दूं कि OBC जो है वो नॉन क्रीमी लेयर को ही बोला जा रहा है। ठीक है, आपकी 158 वैकेंसीज हैं टोटल, वही रह जाती हैं क्योंकि बैकलॉग में कुछ भी नहीं है। EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जैसा पहले बताया कि सारे जो सर्टिफिकेट्स वगैरह हैं वो आपके पास होने चाहिए, उनकी 58 वैकेंसीज हैं और टोटल में भी उतना ही कंसिडर होता है। जनरल पे आ जाते हैं, UR मतलब अनरिजर्व्ड। पहले ये जनरल लिखा हुआ आता था, आजकल अनरिजर्व्ड, क्योंकि OBC वाले भी है ना, क्रीमी लेयर वाले इसमें आ जाते हैं। तो इनकी 240 वैकेंसीज हैं और बैकलॉग में कुछ भी नहीं है, तो ये टोटल 240 रह जाती हैं। अगर ओवरऑल आए तो 586 आपकी इस साल की वैकेंसी है, पिछले साल की बैकलॉग 14 है, प्लस कर दो 600 वैकेंसीज आपकी बन के आती हैं, जो कि आपने बाकी सारे वीडियोस के थंबनेल वगैरह में देखा होगा 600 करके। PWD पे आ जाते हैं, तो ये जो VIHILD है ये सब है ना, मतलब विजुअल, हियरिंग, इस तरह की अलग अलग इम्पेयरमेंट को, मतलब अलग अलग दिक्कतों बेस्ड फिजिकल डिसेबिलिटी पे वैकेंसीज निकाली गई हैं। ठीक है, तो आप वो चेक कर सकते हो। खैर, उनकी टोटल की आपकी 26 वैकेंसीज हैं यहाँ पे। अब देखो, जो बात थी, VI का मतलब होता है जो अच्छे से देख नहीं सकते, HI मतलब जो अच्छे से सुन नहीं सकते, और LD मतलब जो अच्छे से चल फिर नहीं सकते। खैर, यहाँ पे जो बात बोलनी थी ना कि लोग 600 वैकेंसीज देख के तैयारी करते हैं, लेकिन आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि आप इसको ज़रूर से कैटेगरी वाइज तोड़ के देखो। मान लो आप एक जनरल कैटेगरी में आने वाले स्टूडेंट हो, बेसिकली अनरिजर्व्ड में आने वाले स्टूडेंट हो, अगर आप OBC भी हो लेकिन क्रीमी लेयर वाले, तो आपके पास सिर्फ 240 वैकेंसीज हैं, क्योंकि बाकी लोग तो जनरल में कंसिडर होंगे लेकिन आप बाकी वैकेंसीज में कंसिडर नहीं होगे। ठीक है, तो आपके पास सिर्फ 240 वैकेंसीज हैं। अगर आप 600 वैकेंसीज सोच के तैयारी करते रहे ना, आप कहीं पे वो एज जो है वो लैक कर जाओगे 240 में आने के लिए। ठीक है, लेकिन अगर आप 240 वैकेंसी सोच के तैयारी करते रहे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि आप उस 240 में फाइनल लिस्ट कट कर पाओ। इसके अलावा वैकेंसीज बढ़ने की जो बात है ना, कि अरे कुछ वैकेंसी नॉट रिपोर्टेड भी होती हैं, हमने बाकी बैंक्स में भी देखा है, RRB में होता है, IBPS में होता है। एक बार देखो, SBI जो है वो ज़्यादा सेंट्रली रन इंस्टीट्यूशन है। ठीक है, जैसे सारे ऑफिस एक कंट्रोल में है ना,
IBPS वगैरह जो है वो एक मल्टीपल बैंक का एक सिंगल कोलिशन है ना, अलग अलग तरह के बैंक्स का, अलग अलग स्टेट्स के बैंक्स का, अलग अलग लेवल के बैंक का, है ना। RRB जो है वो भी एक एक स्टेट में मल्टीपल RRBs होती हैं जिनको एक करने की बात की जा रही है, लेकिन मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। तो उसमें वैकेंसीज में ऊपर नीचे होने के चांसेस ज़्यादा हैं, SBI में होने के कम है। तो आप ऐसा मत सोचो कि आपको ये वैकेंसीज डबल होती हुई दिखेंगी। जैसे BOB IBPS के केस में बैंक ऑफ बड़ौदा ने वैकेंसीज पहले दी ही नहीं, हो सकता है उनका कुछ बैकलॉग चल रहा हो, वो अपने किसी और काम में हो, बाद में अगर मान लो वो 100 वैकेंसी दे देते हैं तो 100 आपका बढ़ जाएगा पोस्ट। लेकिन SBI में ऐसा होने का चांसेस कि भाई SBI दिल्ली ने, SBI मुंबई ने नहीं दी, तो आपका ओवरऑल क्या SBI मुंबई में 100 वैकेंसीज आ जाएंगी अचानक से, है ना। 10 आ सकती हैं ऑफकोर्स, ये 240 250 हो सकता है, लेकिन मतलब ये 240 540 नहीं होगा। इसलिए आप ये देखो कि जो 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए, ठीक है। चलो डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स पे आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट डेट्स जो रहने वाली है वो रहने वाली है आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की 27 दिसंबर से 16 जनवरी। एप्लीकेशन फ़ी भी 27 दिसंबर से 16 जनवरी। इसमें आपको एक एक्स्ट्रा डेट नहीं मिलता है, कुछ सरकारी एग्जाम्स होते हैं उसमें एक एक्स्ट्रा डेट मिलता है आपको पेमेंट का, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके कॉल लेटर्स यानी आपके एग्जाम के कॉल लेटर्स कब तक आ जाएंगे, तो आपके ये आ जाएंगे 3rd या 4th वीक ऑफ फरवरी में, यानी आप 15 फरवरी से 28 फरवरी तक मान के चल लो। एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम की इन्होंने डेट दे दी है, ये दोनों ही डेट वीकेंड ही पड़ती है क्योंकि 8 + 7 = 15 ऑफकोर्स। तो 8 और 15 मार्च को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। अगर उसके आसपास आपका कोई भी प्रीवियस है ना, प्रीवियस आप कहीं फंसे हुए हो, कुछ भी आपका पेंडिंग वर्क है, उस टाइम अगर कुछ फेस्टिवल का सीज़न है, आप ये ज़रूर से देख लो कि आप कम से कम 8 मार्च और 15 मार्च अपना खाली रख सको, या अपना टेस्ट सेंटर उस हिसाब से बनना कि जहाँ आपकी मोस्ट प्रोबेबिलिटी है। मैं समझ सकता हूँ कुछ लोग 1-2 जगह आगे पीछे होते रहते हैं, उनकी फैमिली की ज़रूरत के हिसाब से, उनकी ज़रूरत के हिसाब से, नॉर्मल है इंडिया में, इतने बड़े देश में। लेकिन आप कोशिश ज़रूर करना क्योंकि ये डेट काफ़ी क्लियर है ना। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं रखा गया है कि मार्च में कभी भी एग्जाम हो सकता है, फरवरी में कभी भी, ऐसा नहीं रखा गया है। आपको 2 डेट्स दे दी गई हैं, 8 मार्च और 15 मार्च। तो ये दोनों डेट्स को आपको 100% कोशिश करनी है कि आप जहाँ से भी फॉर्म भर रहे हो वहाँ पे आपकी प्रेजेंस हो, ठीक है। बात के टेंशन से बेहतर ये। रिजल्ट आप कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, प्री का जो रिजल्ट है वो आपका अप्रैल में आ जाएगा, मेन और अप्रैल फर्स्ट वीक में ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मेन का जो है ना, वो ये बोल रहे हैं कि 2nd वीक ऑफ अप्रैल के बाद हम आपको मेंस का एडमिट कार्ड और कॉल लेटर देना शुरू कर देंगे। मेन एग्ज़ाम जो है उसमें कुछ फिक्स नहीं रखा गया है, वो वैसे भी काफ़ी दूर है और उसकी टिकट्स भी अभी आप नहीं करवा सकते हो। जो न्यू IRCTC के रूल्स हैं, आपसे 2 महीने पहले की टिकट करा सकते हो। तो खैर, ऑनलाइन मेन एग्ज़ाम जो रखे गए हैं वो रखे गए हैं अप्रैल या मई 2025 में। रिजल्ट आपको मई-जून 2025 तक आ जाए, मतलब विदिन 1 मंथ आपका आ जाएगा। और इसके बाद आप देखो कि कितना फास्ट के प्रोसेस होता है। अभी आप देखो कि सिर्फ फेज़ 2 ऑफ एग्ज़ाम आपका मई-जून तक रिजल्ट जाएगा, लेकिन आप ये देखो कि फेज़ 3 आपका जो है साइकोमेट्रिक टेस्ट, उसका कॉल लेटर सेम लिखा हुआ है कि आप मई-जून में ही मिल जाएगा आपको, यानी आप वो एग्ज़ाम क्लियर करोगे और आपको फेज़ 3 का तुरंत कॉल लेटर मिल जाएगा। एग्ज़ाम भी तुरंत हो जाएगा, आपको कोई गैप नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे। फिर आप देखो मई-जून 2025 ही लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये प्रोसेस आपके लिए काफ़ी फास्ट पेस रहने वाला है इसके बाद से। इवन इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइजेस पे अगर आप नज़र डालो तो वो भी आपको मई-जून 2025 ही मेंशन है। तो वहाँ भी आप देख रहे हो सेम है सब कुछ। इन 2 महीने में आपका सब सेट या अनसेट होगा यहीं पे। फाइनल रिजल्ट भी आप देख लो मई-जून 2025 लिखा हुआ है, यहाँ पे आप देखो ये पूरा मई-जून 2025 है, ठीक है। तो अगले 6 महीने में या तो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है फॉर बेटर और वर्स। और लास्ट में प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग वगैरह की बात है। देखो, प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं होती आजकल, तो ऑनलाइन होने लग गई है। इसका क्या मतलब है कि जो भी सरकार के हिसाब से, SBI के हिसाब से, जो भी बॉडी एग्ज़ाम करवा रही है उनके हिसाब से, जो भी ऐसे लोग हैं जिनके पास टेक्नोलॉजी का एक्सेस नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम पूरी तरह से ऑनलाइन होता है, कुछ भी ऑफलाइन का आपके पास कुछ भी ऑप्शन ही नहीं है, तो जो भी इस तरह के लोग हैं सोसाइटी में, या वीकर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से हो, या प्रिज्यूम्डली SC ST को भी उसमें कंसिडर कर लिया जाता है, जिसके पास इस टेक्नोलॉजी का एक्सेस ही ना हो, वो कभी पहले मॉक टेस्ट वगैरह सेंटर्स में, जैसे आप मॉक टेस्ट, 1000 रुपये का मॉक टेस्ट कोई एक अच्छा बंदा, मतलब फाइनेंशियली अच्छा बंदा ले लेगा, लेकिन क्या 1000 रुपये का एक मॉक टेस्ट कोई इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का बच्चा लेगा? मुश्किल है। तो उसके लिए ये लोग एक मॉड्यूल तैयार करके इन सारे बच्चों को भेजते हैं उनके प्रैक्टिस के लिए, वो ताकि एक बार देख लें कि भाई सिस्टम कैसे काम करता है, माउस
पे आंसर कैसे क्लिक करना है, वो पैसेज कैसे रीड करनी है, स्क्रॉल कैसे करना है, तो वो सब आपका जनवरी फरवरी 2025 में हो जाएगा। ठीक है, आपका कॉल लेटर पहले आता है, सबको नहीं आता है, जो बच्चे उसके लिए एलिजिबल होते हैं उनको ही आता है, और फिर ताकि आप एग्ज़ाम रेडी हो पाए। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है एलिजिबिलिटी वगैरह। एलिजिबिलिटी की एज लिमिट ही सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे पहले ही दिया गया है, बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। ये 1 अप्रैल 2024 से कंसिडर होगा। जैसे मैंने आपको बताया कि ये 2024 को ही ध्यान में रखा गया है, भले ये रिक्रूटमेंट थोड़ी लेट हो गई है और 2025 में आ रही हो। तो 21 से 30 साल की रखी गई है उम्र मिनिमम। 21 कंप्लीट होना चाहिए और 30 कंप्लीट नहीं होना चाहिए। सुन लो फिर से, 1 अप्रैल 2024 को 21 कंप्लीट होना चाहिए लेकिन 30 कंप्लीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ मेंशन्ड है कि अगर आप 2 अप्रैल 1994 1994 से पहले पैदा हुए हो, ठीक है, तो आप कंसिडर नहीं होगे। तो यानी अगर आपकी बर्थडे है ना, बोलते हुए मुझे दुख हो रहा है, लेकिन अगर आपकी बर्थडे 1 अप्रैल 1994 को है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं हो किसी भी पोस्ट के लिए। क्लियर है? और अगर 21 मतलब लास्ट वाली डेट कंसिडर कर लें तो 1 अप्रैल 2003 के बाद आपको पैदा नहीं होना है। ठीक है, उससे पहले ही आपको पैदा होना है। चलो, कुछ रिलैक्सेशन जो है वो सरकारी नियमों के हिसाब से आपको मिली हैं इसमें। ओबीसी के लिए, और ये सिर्फ नॉन क्रीमी लेयर के लिए है, ध्यान रखना, 3 साल का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। यानी ये 2003 जो है वो सॉरी अपर लिमिट पे सिर्फ रिलैक्सेशन मिलती है, सॉरी अपर लिमिट पे सिर्फ रिलैक्सेशन मिलती है। तो ये जो 1994 है ये आपका 1991 तक पुश हो जाएगा। SC/ST के केस में ये 5 साल होता है, तो ये 1990 से भी पहले चला जाएगा। PWD में अगर आप जनरल या EWS से आते हो तो आपके लिए 10 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आप PWD में OBC कैटेगरी से आते हो तो आपके पास 13 साल का रिलैक्सेशन है। अगर आप PWD में SC/ST कैटेगरी से आते हो तो आपके पास 15 साल का रिलैक्सेशन है यहाँ पे। ठीक है, तो आप 45 ईयर्स तक दे पाओगे, मतलब 30 + 15 45 साल तक दे पाओगे। ठीक है, अगर आप एक्स सर्विसमैन वगैरह हो, कमीशन ऑफिसर वगैरह हो, या SSC, पुराने ज़माने का SSC जो होता था ना, वो होता था शॉर्ट सर्विस कमीशन, तो वो सब में अगर आपकी कभी जॉब रही हो, या अगर आपने मिलिट्री सर्विस की है मिनिमम 5 साल की और फिर आप किसी बात से रिटायर हुए हो या आपने लीव ली हो, है ना, नौकरी से, तो आपको 5 साल का रिलैक्सेशन जो है यहाँ पे दिया जाएगा। इसमें एक ज़रूरी पॉइंट बस ये है कि मिलिट्री वाले केस में, है ना, आर्मी नेवी वगैरह वाले केस में आप डिसऑनररी डिस्चार्ज नहीं होनी चाहिए। यानी कोर्ट मार्शल, आपने एक वर्ड सुना होगा काफ़ी ज़्यादा मूवीज़ वगैरह में भी, सीरीज़ वगैरह में भी, कोर्ट मार्शल नहीं होने चाहिए। मतलब आपके किसी गलती की वजह से, है ना, आपके किसी डिसिप्लिनरी इशू की वजह से आपको नौकरी से नहीं निकाला जाना चाहिए। इसके अलावा सारे केसेस में ये कंसिडर किया जाएगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन पे आ जाते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी इसको बोलते हैं, मतलब आपको क्या पढ़ाई की होनी चाहिए। पढ़ाई जो है वो कंसिडर आपकी की जाएगी 30 अप्रैल 2025, यानी इसके लिए आपको नेक्स्ट साल तक का टाइम दिया गया है। एक बात याद रखना, फाइनल ईयर वाले क्वेश्चन सबसे ज़्यादा होता है कि फाइनल ईयर वाले क्या करेंगे। जो पास आउट है उनको तो इतनी टेंशन की जरूरत है नहीं, वो तो इग्नोर कर सकते हो। फाइनल ईयर वालों के लिए क्लैरिटी दे दो कि आपका रिजल्ट 30 अप्रैल 2025 से पहले आ जाना चाहिए। क्लियर हो गया? एक लाइन में वही फैला के इन्होंने एक्सप्लेन करके लिखा हुआ है, लेकिन शॉर्ट में यही है कि आपका पास्ट है, देखो पास्ट टेंस है, पास द ग्रेजुएशन एग्जाम ऑन और बिफोर 30 अप्रैल 2025। इसके अलावा अगर आप किसी डुअल डिग्री सर्टिफिकेट में हो, आजकल डुअल डिग्री प्रोग्राम्स भी चलते हैं, तो उसका भी डेट ऑफ पासिंग, ठीक है, सब पास्ट टेंस में है, वो आपका 30 अप्रैल 2025 से पहले होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये तो ग्रेजुएशन लिखा हुआ था, लेकिन उन्होंने बस ज़्यादा क्लियर करने के लिए लिख दिया है कि बाकी जो भी मेडिकल इंजीनियरिंग CA वगैरह हैं वो सब भी एलिजिबल कंसिडर किए जाएंगे। यहाँ पे वो परसेंटेज वाला इन्होंने लिखा हुआ है कि जिसका CGPA वगैरह है वो सब कन्वर्ट करके लिखें परसेंटेज वगैरह में। जिस भी यूनिवर्सिटी में CGPA सिस्टम चलता है यूजुअली उस पर 10 होता है। अगर 10 नहीं है तो आपकी यूनिवर्सिटी ने बताया होगा कि क्या इसका CGPA टू परसेंटेज कन्वर्जन रेट रहता है। ठीक है, तो वो आपको ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। और अपनी यूनिवर्सिटी के कहीं भी पता करोगे आपको तुरंत पता चल जाता है, ये कोई ऐसा हिडन ट्रूथ टाइप की चीज़ नहीं है यहाँ निकालने के लिए। एक इंपॉर्टेंट बात दी गई है कि अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो जहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम कुछ इस तरह का है कि आपके एडिशनल ऑप्शनल सब्जेक्ट को इग्नोर कर दिया जाता हो एग्रीगेट मैक्सिमम मार्क्स वगैरह निकालने के लिए, तो वो सब कंसिडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा फ्रैक्शन ऑफ परसेंटेज जो है
वो भी इग्नोर किया जाएगा। अगर आप ऐसा लिखते हो कि मेरा 59.99% है तो राउंड ऑफ होकर 60% नहीं होगा, ठीक है। विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 60%, या अगर 54.99% है विल बी ट्रीटेड एज लेस देन 55%, तो आपका ये राउंड ऑफ का सिस्टम यहाँ पे नहीं चलने वाला है। खैर, पीडब्ल्यूडी के इसकी देखो, मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे आइडिया है नहीं, लेकिन इस तरह के कुछ कोड्स हैं। अगर आप ब्लाइंड मतलब ब्लाइंडनेस का कुछ इशू है तो भाई आपका बी जाएगा, अगर आपका लो विजन है तो एल बी जाएगा, है ना, एच एच जाएगा, अगर एक हाथ खराब है तो ओ ए जाएगा, दोनों हो तो बी ए जाएगा। इस तरह के कोड्स हैं। जो भी पीडब्ल्यूडी के अगर कोई कैंडिडेट इसको देख रहे हैं तो आप अपने हिसाब से ये जो चार्ट है उसको पढ़ लेना, लेकिन फंक्शनल रिक्वायरमेंट मतलब क्या क्या आपका होना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि आप एक बैंक में कुछ काम करोगे, है ना, एक ऑफिसर के तौर पे, वो भी ठीक है, प्रोबेशनरी ऑफिसर, तो आपका ये सब होना ज़रूरी है। क्या? सिटिंग, बैठ पाना आपका ज़रूरी है, वॉकिंग, चल पाना आपका ज़रूरी है, मैनिपुलेशन विथ फिंगर्स, मुझे लगता है नोट गिनने या वैसा कुछ करने की, भाई उंगलियां आपकी सही से काम करती हों, जो वैसा कुछ होगा। रीडिंग एंड राइटिंग, आपको लिखना और पढ़ना सही से आना चाहिए। सीइंग, मतलब आप तो पता नहीं है ब्लाइंड का क्या, अच्छा शायद एक आंख में भी ब्लाइंड रहते हैं, है ना, चलो। और कम्युनिकेशन, मतलब आपकी बोलचाल, मतलब कम्युनिकेशन डिमिनिश्ड नहीं होनी चाहिए, चलो ठीक है। तो और ये सारी भी उनकी है, तो भाई ये सब आप पढ़ लेना, मुझे आइडिया नहीं है इसलिए भी मैं बोलना नहीं चाहता हूँ ये सब चीज़ों के बारे में। तो इस तरह का कुछ दिया हुआ है, बहुत सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। अगर आप देखो तो एसिड अटैक विक्टिम्स के लिए भी कैटेगरी है। अच्छा लगा मुझे देख के, क्योंकि बीच में काफ़ी जो प्रॉब्लम है ये बढ़ गई थी, तो वो भी अगर कुछ करना चाहें ज़िंदगी में तो उनके लिए भी ऑप्शन यहाँ पे दिखता है। और होपफुली कुछ टाइम में अगर आपने रिसेंट न्यूज़ वगैरह देखा हो तो थोड़ा सा थर्ड जेंडर को भी थोड़ा प्रमोट किया जा रहा है। तो मतलब सिर्फ किसी एक सेक्ट सोसाइटी को या किसी तरह के विक्टिम्स को स्पेशली सिर्फ भीख मांगने पे फोर्स नहीं कर देना चाहिए, या जो जिस तरह के शेडी काम होते हैं आपको पता है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देख के मुझे अच्छा लगा। एसिड अटैक विक्टिम्स को यहाँ पे मौका दिया जा रहा है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में अप्लाई करने का, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, ठीक है। कैटेगरी वगैरह का कोड दिया हुआ है, ये कोड आप ध्यान रखो। ऐसे तो कैटेगरी भी वहाँ लिखी होती है फॉर्म भरने के समय, लेकिन बस ऐसे ही मेंशन करने की बात है। यूआर का कोड 16 है, ओबीसी का 11, एससी का 1, एससी का 6, और ये सारे जो ब्रैकेट में एलडीबीआई लिखा हुआ है ना, ये पीडब्ल्यूडी स्पेसिफिक कोड्स हैं। ये दिया हुआ है कि आपको स्क्राइब मतलब बेसिकली होता है राइटर, हेल्पर, जो एग्ज़ाम देते हैं अगर वो खुद से 100% सक्षम नहीं है करने में, तो आपको एक स्क्राइब किस तरह से लेना है ना, अगर आपकी 40% या उससे ज़्यादा डिसेबिलिटी है तो ये सारे नियम कानून हैं, ठीक है। अगर इंपॉर्टेंट बोल्ड में एक ही पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर स्क्राइब ऐसा पकड़ा गया कि वो खुद से एग्जाम देने की कोशिश कर रहा है या खुद से कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं पे एग्जाम टर्मिनेट कर दिया जाएगा, आगे कोई भी प्रोसेस नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं कि इस एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है। मतलब जो 3 फेज की बात की गई ना, कि प्री होगा, मेंस होगा, साइकोमेट्रिक टेस्ट, इंटरव्यू वगैरह, उसका फुल प्रोसेस कि किस तरह का प्री होगा, किस तरह का मेंस होगा, ठीक है। ऐसे तो ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो होपफुली मैं इसको सेकंड पार्ट कर दूंगा कि ये फेजेस किस तरह से आपके पास होने वाले हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलो।